वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, वीकेंड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। इस दौर में जनता जनार्दन और देश के युवाओं के सवाल होंगे और एक्सपर्ट्स और नेताओं के जवाब होंगे। एक बड़ा मजबूत शासन है, इस शासन में जॉर्ज सोरोस भारत के लोकतंत्र में घुस जाएगा और भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर देगा। कैसे? मजबूत शासन, मजबूत सरकार और जॉर्ज सोरोस सब कुछ कर पा रहा है। पब्लिक का सवाल आ रहा है। पहले तो मैं एक लाइन कह दूं, उसके बाद मैं इन्होंने जो बात कही तो फैक्चुअल बात भी कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत हमेशा कह दिया जाता है कि हम अंग्रेजों से लड़े थे, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं। अब वो तो इतिहास का पात्र है और इतिहास का भी अब खूब विवेचना होकर चीजें निकल आ रही हैं। मगर मैं वर्तमान की बात करता हूं। वर्तमान में अंग्रेजों का पक्ष लेके भारत सरकार से लड़ते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज का वर्तमान तो यह है, इतिहास चाहे जो रहा हो, हिंडनबर्ग हो या बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का पक्ष लेकर भारत के खिलाफ लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात तो इन्होंने कही वो बहुत गंभीर है, कारपोरेट वॉर है। जानते हैं किस बात का वॉर है? बीबीसी को 20 साल पुरानी चीज जो कि भारत के कोर्ट से भी सेटल हो चुकी है और भारत के पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल हर चीज से सेटल हो चुकी याद आ रही है। मगर अभी मात्र 2 दिन पहले डिफेंस एक्सपो होता है भारत में, 32 देशों के रक्षा मंत्री आते हैं। भारत सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर से अब एक्सपोर्टर बन गया। 75% अब हमारा इंडिजिनस होगा हर चीज में। 450 हमने आइटम ब्लॉक कर दिए जो इंपोर्ट किए ही नहीं जा सकते हैं। हमने पहली बार विमान वाहक युद्धपोत बना लिया। हमारे यहां एयरबेस के साथ वो हो गया, अब हमारे हवाई जहाज बनने लगे। क्या यही तो नहीं है कारपोरेट वॉर जो नहीं चाहता था कि पैसा? अब मैं इसी बिंदु पे इसी मुझे लगता है कि एयरबस और एयरपोर्ट में फर्क है। मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। देखिए, हमारी सरकार आने से पहले, जैसे 2011 का जिक्र जो शिवम ने किया, मैं कहना चाहता हूं उस जमाने में हम चंद्रयान और वो बना सकते थे, कांग्रेस के रिजीम में भी, मगर हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। ये बात तर्कसंगत है। हम इंटरकॉन्टिनेंटल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर रिजॉर्ट राइफल नहीं बना सकते। अब सब भारत में बनने लगा है। ये खतरा हो रहा है, इसीलिए वहां के कारपोरेट घरानों के पेट में दर्द होगा। और मैं बीबीसी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ, आपने कारपोरेट वॉर की बात की तो याद दिलाता हूं, सबसे बड़ा आईपीओ आया था अलीबाबा, जो चाइनीज कंपनी है, उसके मालिक जैक मा 29 बिलियन डॉलर का आईपीओ लेके आ रहे थे, जो आज तक वर्ल्ड में कभी नहीं आया। आईपीओ आने से पहले गायब हो गए। गायब। कितनी स्टोरी की बीबीसी ने? डिफेंस एक्सपो में कितनी की स्टोरी की बीबीसी ने? इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कहीं बीजिंग बैक कॉर्पोरेशन तो नहीं हो गया है। ये सोचने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीजिंग बैक कॉर्पोरेशन। एक मिनट, इन्होंने, इनके मुंह से एक हंगर इंडेक्स भी निकला था। याद है? हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर था, जहां आज क्या हालत है कि कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। वो हमसे मांग रहा हूं हंगर इंडेक्स। ये बात हुई। मैं बताना चाहता हूं हमारे देश के कई एजेंडाधारियों को, एक सेकंड, जो लगातार ये प्रोपोगेट करता रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था देखिए कहां जा रही है, भारत में देखिए क्या हालात हो रहे हैं। चाइना देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, या फिर यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए, यूके, यहां पे कई प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, लेकिन एक विजुअल आपके सामने रख रहा हूं और वो पाकिस्तान से आया है। सोचिए पाकिस्तान के लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। ये व्यूअर्स आपके लिए देखना और सुनना बड़ा जरूरी है। अगले 30 सेकंड के लिए देखिए जरा। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे। रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। ये पाकिस्तान के हालात है और वहां के लोग, वहां के न्यूज चैनल्स नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत की सरकार ने अपने आप को इस वैश्विक मंदी के दौर में बहुत अच्छे से बैलेंस किया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोपियन कंट्रीज तारीफ कर रही हैं। अभी अमेरिकन बिजनेसमैन ने तारीफ करी और कहा, प्रधानमंत्री देश के बारे में कहा कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो बड़ी बेटर है और इकोनॉमी बेटर होगी। ये भारत ही ऐसा देश है जो एयरबस से इस दौर में भी सौदा कर रहा है। 2 कंपनीज का सौदा होता है, लेकिन वो सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं और फ्रेंच हेड बैठते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है जानना। मैं इसी के ऊपर आना चाहता हूं और शिवम त्यागी, वैसे और एक लाइन अगर आपकी अनुमति हो तो बोल दूं। जी। ये वही पाकिस्तान है
जहां मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाके कहे थे मोदी को हराना है तो आप लोग साथ में आइए। तो देखिए पाकिस्तान का नाम आता ही दिल में कैसे फीलिंग आ जाती है, अरे कैसे आलोचना कर दी ये दरिया दिली और हमारे साथ संग दिली। ठीक है, अब चरण सिंह सापरा, अरे सर सापरा जी बोल रहे हैं, अब तो भाजपा भी कह रही है कि सापरा जी को बोलने दीजिए, अब आप थोड़ा शांत होइए महाराज, आप ही को प्रवक्ता समझ रहे हैं वो। ऐसा है, सवाल ये है, सोरोसो जो है वो इस देश की राजनीति को नहीं चला सकता, ये पहली बात है, और कांग्रेस ने भी ये कहा है। हम तो ये कहते हैं जो इस देश के अंदर चल रहा है, या तो मान लो पापा या झेल लो छापा, ये चल रहा है, इसके विरुद्ध हमारी आवाज है। पापा झेल लो छापा, हाँ, या तो पापा मान लो या तो झेल लो छापा, यानी बीबीसी को पापा देश के, या तो मान लो पापा या बीबीसी को पापा मान ले, क्यों? नहीं, या पापा, या तो मान लो पापा या झेल लो छापा। तो इस तरह से ये जो देश के अंदर चल रहा है, और जो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, सबका साथ और अडानी का विकास जो चल रहा है, इसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी। बात को रखिए शिवम त्यागी, फिर मैं ऑडियंस का सवाल ले रहा हूं। आप ही का अमीर जी, आप ही का एक सवाल था कि नरेंद्र मोदी जी जैसा ताकतवर इंसान अगर इस देश की सत्ता में है तो सोरोस जैसे कैसे घुस सकते हैं। 23 जून 1757 में इस देश में एक लड़ाई हुई थी पलासी में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। क्लाइव के पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 से ज्यादा लोग, 3,000 के पास लोग थे, और सिराजुद्दौला के पास 30,000 से ज्यादा की सेना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि सिराजुद्दौला का एक सैनिक मीर जाफर जाकर क्लाइव से मिल गया, वो 30,000 की सेना हार गई और वो 3,000 वाला जीत गया। हमारे देश में जो मीर जाफर है ना, उन्हीं से तो डरने की दिक्कत है, उन्हीं से तो परेशानी है। किसको कह रहे हैं आप? सोरोस से मिला हुआ कौन है? समझने वाले समझ रहे, ना समझे हुआ नाड़ी है। तो अब देखिए, अब डर इसी बात का है जी। अब मीर जाफर के ऊपर राजकुमार भाटी का कमेंट बनता है, शांत रहिए आप राजकुमार भाटी। मैंने बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ध्यान से अब तक की आपकी डिबेट सुनी है, एक एक शब्द सुना है, ये तो बात सही है, और बीच में बोला भी नहीं है बिल्कुल। सपा का व्यक्ति इतनी शांति से सुने तो सुखद अनुभव। नहीं, ये तो सुनते हैं, बोल ले। ये भारतीय जनता पार्टी का मनोवैज्ञानिक खेल है, जिसको एक एक वाक्य में एक एक शब्द में हम समझ रहे हैं, और जो समझदार दर्शक हैं वो भी समझ रहे हैं। ये जब इनकी सत्ता खतरे में आती है, जब इनका बहुमत खतरे में आता है, जब इनके खिलाफ देश में जनाक्रोश होता है, जनविरोध होता है, फिर ये पाकिस्तान, मुसलमान, अमेरिका और चीन इनकी आड़ में ही छिपते हैं। अब ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मोदी तो बहुत देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का षड्यंत्र है, और उस अमेरिका को बुला के हाउडी मोदी करते हैं। यहाँ वो करते हैं क्या, नमस्ते ट्रंप करते हैं। उसी चीन के राष्ट्रपति को झोला झुलाते हैं, उसी पाकिस्तान में बिना कार्यक्रम के पहुंच जाते हैं, उन्हीं लोगों से पींगे बढ़ाते हैं। ये केवल मनोवैज्ञानिक खेल है और कुछ भी नहीं है इस देश में। जो भारतीय जनता पार्टी आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे सवाल, जनविरोधी नीतियां जो बोल रहा है, ये किस पे मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है? जॉर्ज सोरोस ने जो बोला, ये केवल भक्तों के समर्थन को बचाए रखने के लिए, कहीं भक्त ना भड़क जाएं। जॉर्ज सोरोस मतलब तो भड़क रही है। जॉर्ज सोरोस को भी मोदी का इंतजार करे। नहीं, देखिए अभी त्यागी जी ने कुछ सुनाया, जो चीज आपको पता नहीं है, जो चीज सुधांशु जी को पता नहीं है, जो नहीं पता है, प्रधानमंत्री को पता नहीं है, जो हमारी आईबी को पता नहीं है, वो त्यागी जी को पता है। सर ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो भी पता चलेगा, सबको पता है। आप बोलते न्यूज़पेपर ये नहीं पढ़ते, आपसे ज्यादा तो पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, इनसे ज्यादा तो देश में कोई नहीं पढ़ता। मैं क्या कहूं, केवल लेकिन सुधांशु जी ने केवल एक बात कही कि जो ये जॉर्ज सोरोस है वो मोदी जी के खिलाफ प्रचार में अपने संसाधन लगाना चाहता है। जॉर्ज सोरोस ने बोला। हालांकि मैं इससे भी असहमत हूं। हमारे चुनाव में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे मतदान में कोई बाहर का आदमी क्यों एग्जैक्टली आपकी बात सही है, जायज है, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने ये बोला। लेकिन जॉर्ज सोरोस जो बोल रहा है, विपक्ष के कुछ नेता बोल रहे हैं, दोनों मिलकर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था, वो भी तो बाहर के ही थे। आपने, सुधांशु जी ने और हमारी सरकार ने एक भी शब्द अभी तक ये नहीं कहा है कि जॉर्ज सोरोस कोई हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो स्मृति ईरानी ने तो बोली है, किसी पार्टी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ होना, देश के खिलाफ। सुधांशु त्रिवेदी स्मृति ईरानी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें कैटेगोरिकली मैं कोट करता हूं स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी ने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूं। स्मृति ईरानी क्या कहती हैं, भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हुई है, लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की पुरजोर कोशिश की गई है। जॉर्ज सोरोस के सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी है। पीएम मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। जवाब, देखिए ये देश तो नहीं है निशाने पे, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, बीजेपी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हम ये विषय को ला रहे हैं, हिंडनबर्ग, बीबीसी और जॉर्ज सोरोस उनके साथ मिले, सुर मेरा तुम्हारा तो आप कर रहे हैं, फिर सुर बने हमारा कर रहे हैं, और आरोप हम पे लगा रहे हैं। अरे आप मत बोलिए उसके ऊपर, सारा मामला खत्म हो जाता है, उनके सब मामला ठंडा हो जाता, मगर आप ही बोल रहे हैं। मगर अफसोस अब क्या हो रहा है
ये कह रहे थे कि जो हमारी विदेश नीति में बहुत सारी बातें बोलते थे तो सब छोड़ दीजिए, मगर एक हम मजेदार बात बताएं। इन्होंने तो हम पे आरोप लगाया था ना कि हाउडी मोदी में मोदी जी अमेरिका में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं। नमस्ते नहीं, आपने कहा था हाउडी मोदी में आपकी बार ट्रंप सरकार क्यों बोल दिया था। मैं तो ये कहना चाहूंगा कभी कभी इल्जाम भी बड़े हसीन होते हैं। इनके जमाने में ये इल्जाम लगता था कि सीआईए या अमेरिका हमारे देश के चुनावों को प्रभावित कर रहा है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि इनको लगता है कि हम उनके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये तो इल्जाम ऐसा इतना हसीन है कि आपको इस्तकबाल करना चाहिए कि हमारी ये हैसियत तो हुई कि कोई मेरे बारे में ये सोचे, मोदी जी के बारे में। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहूं, देखिए समस्या की बात क्या है। विदेश से किसी भी प्रकार की कोई बात हो, याद करिए जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला था तो मोदी जी ने एज चीफ मिनिस्टर क्या बोला था? जब देहाती औरत शब्द बोला था मनमोहन सिंह जी के बारे में, मोदी जी ने कहा था 120 करोड़ भारतीयों के बारे में बोलने वाला कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? बिल्कुल, हम उनको जो कहना कहेंगे, हम मनमोहन सिंह कहेंगे, कुछ कहेंगे, मगर हम कहेंगे बाहर वाला कौन होता बोलने वाला, ये जाके मोदी जी ने अपना प्रमाण दिया था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 95 में जब जेनेवा में पाकिस्तान विषय ह्यूमन राइट्स का इशू लेके आ रहा था कश्मीर को लेकर, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को दिया था। अंदर आके हमें जो कहना होगा कहेंगे, और बाहर वाले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर अफसोस लेकिन ये मगर एक लाइन जी चरण सिंह जी के मुंह से एक शब्द निकल गया था, मानो बाप नहीं तो छापा। ठीक, मानो पापा नहीं तो मानो तो पापा नहीं तो। हकीकत में जानते क्या है, इनकी और बीबीसी में एक संबंध है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का पापा कौन है? मातृ संगठन ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। तो वो क्या था? वो भी ब्रिटिश सरकार थी। तो मौसेरे भाई हो गए ना, चचेरे भाई, जो भी आप समझ लीजिए। पापा पे बोलिए। ये हमारी बातें 100 साल पुरानी खोज करके लाते हैं। अब बीबीसी ने 20 साल पुरानी बात दिखा दी तो ये आंखें दिखा रहे उनको। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है, तो ये बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री इस समय 2022 में क्यों रिलीज की थी? मेरे को ये पूछना है। ये एक सवाल है कि जब अब क्यों बीबीसी ने 2023 में डॉक्यूमेंट्री क्यों रिलीज करी है, जब क्लीन चिट मिल चुकी है नरेंद्र मोदी को। और अमित शाह ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि 2002 के बाद से लगातार षड्यंत्र हुए हैं नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, लेकिन वो हर बार और ज्यादा लोकप्रिय होकर बाहर निकले हैं। चरण सिंह साफरा, इस देश में दर्जनों केस ऐसे हो चुके हैं, बहुत गंभीर मुकदमे, जिनमें से एक दो आपको भी जानकारी होगी कि जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, फाइल बंद कर दी गई, उसके बाद मीडिया ने उठाया, दोबारा जांच हुई और फिर दोषियों को सजा दी गई। तो ये तर्क कोई तर्क नहीं है कि भाई जब एक बार तो कहना क्या चाह रहे हैं? हो सकता है कोई नई तथ्य। एजेंडा क्या है? जेसिका मर्डर केस नहीं, आप अभी एजेंडा क्या है इस पूरे मामले में? मर्डर केस एक वो बता रहे ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन करके उनको जेल डालेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? उनकी बातों से सीधा सीधा मतलब लगाइए। कह रहे हैं कि 2002 में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए 10-10 घंटे इन्वेस्टिगेशन जेल चुके हैं, जिनको हर जगह से क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन बीबीसी में अगर ऐसा कह दिया है कि वो कहीं ना कहीं उसमें है तो इनको फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे और जेल डालेंगे। इन्होंने बोला कि यह पक्ष आता है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा जेल में डाले, अगर वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो आप उनको फिर फंसाएंगे। ये नहीं बोला, वो सच ऐसा ही बोला उन्होंने। इच्छा तो शिवम त्यागी की है, लेकिन नहीं बोला आप ऐसा बोले, आप ऐसा ये तो इच्छा आपने बोला, एग्जांपल ऐसा करें ना, केस दोबारा रीओपन इन्वेस्टिगेशन आपने बोला। ये शब्द तो शिवम त्यागी ने प्रयोग करा, लेकिन भाव आपका है। लेकिन मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। जेसिका मर्डर केस, जेसिका लाल का मर्डर हुआ था, उसमें क्लीन चिट हो गई थी। ऐसे केसेस तब होते थे जब सरकारें फाइल बंद कर देती थी, इसलिए इनको अपने जमाने का याद आ रहा है। इन्होंने तो फैजाबाद, उस समय जो नाम था, वाराणसी और लखनऊ के जिला अदालतों के धमाकों के आतंकवाद के आरोपियों के भी केस खत्म कर दिए थे। वो हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब खुला था। नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष में फर्क क्या है? 2014 अगस्त में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट्री में कांग्रेस वालों ने खूब उछल कूद करी और प्रधानमंत्री के पास जाकर यह कहा गया इनके द्वारा कि तब की प्रधानमंत्री की छवि और इस देश की छवि को खराब किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिना राजनीति करे हुए चुपचाप, सरकार ने, सुधांशु जी ने उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। एक डॉक्यूमेंट्री है जो प्रधानमंत्री ने राजनीतिक होते हुए बैन कर दिया, और दूसरी तरफ यह है कि प्रधानमंत्री जी की डॉक्यूमेंट्री को सभी आप बना के घर ले रहे हैं। पुरानी फर्क होना चाहिए। ये क्या तरीका है? चरण सिंह साफरा की बारी है। शिवम त्यागी की इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है। मैं आपको बताऊं, हिंदू सरकार फिल्म आई थी, मधुर भंडारकर ने बनाई थी, रिलीज हुई ना। बादशाह फिल्म आई थी,
ये अजय देवगन ने बनाई थी। अगस्त 2014 में एक फिल्म गूगल कीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ झूठ। आप गूगल कर लीजिए, अच्छा आप कर लीजिए। अगस्त 2014 में श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर एक फिल्म आई थी जिसको बैन किया इस सरकार ने। कीजिए आप गूगल। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी, तो क्या हुआ? विरोध किया, मतलब उसमें गलत क्या बनाई है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो पीएम के एडवाइजर इसमें नहीं पड़ती है कि भाई एक फिल्म आई और हम उसको बीबीसी को बैन कर दें। इस तरह से नहीं होता है, या बीबीसी पे रेड कर दे। ये कांग्रेस पार्टी ने अभी तो आपने बोला कश्मीर फाइल्स भेजा है, तब ये हाल है। प्रोपेगेंडा दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बड़ी वाहवाही लूटते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कश्मीर फाइल्स का प्रोपेगेंडा दिखा करके बड़ी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन बीबीसी ने अगर कुछ दिखाने की कोशिश करी तो उसके ऊपर आप जो है वो वाली कार्रवाई कर देंगे, बंद कर दिया जाएगा। चरण सिंह सापरा जी को लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को याद नहीं होगा, तो मगर आज तो सबके पास नेट है। छोड़िए मीडिया संस्थान की तो बात छोड़िए, जब बीबीसी को इंदिरा गांधी ने बैन नहीं किया था, खत्म ताला लगा के सारे लोगों को बोरिया बिस्तर सहित ब्रिटेन के जहाज में बैठ के गायब कर दिया था। पीछे जाओ वापस। मगर इन्होंने तो क्या किया, मजरूह सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहे। आपने खुद बीबीसी को बैन कर दिया था एंटी इंडिया एक्टिविटीज के चक्कर में, करा था कि नहीं करा था? तब आप सही थे। और आज अगर बीबीसी कुछ गलत कर रहा है, बैन नहीं हो रहा, अगर उनको अपने इनकम टैक्स का ब्यौरा अगर इनसे मांगा जाएगा, इनसे मांगा जाएगा, इनसे मांगा जाएगा, इनसे मांगा जाएगा, तो देंगे ना। तो बीबीसी क्या, बीबीसी को कोई विशेष शक्तियां मिली हुई है कि वो ब्यौरा नहीं देगा? कमाल की बात करते हैं आप। इतनी देश की इतनी पुरानी पार्टी, आप बीबीसी का माउथपीस बन गए। नहीं, कोई बीबीसी का माउथपीस नहीं बना। मैं इसको यही खारिज करता हूं। सवाल ये है कि जिस तरह से ये बीबीसी का सारा मामला चला है, इसमें लोकतंत्र, इसमें जो चौथा स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया और अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि 2024 में कोई टक्कर में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कोई टक्कर में नहीं है 2024 में। इन्होंने कहा नहीं, सपोर्ट करने वाले बहुत आएंगे। जानते कहां से? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे। अरे भाई, अहंकार है वो बीबीसी, हिंडनबर्ग, ये जॉर्ज सोरोस, बहुत से लोग इस तरह का अहंकार तो रावण को भी था। इस तरह का अहंकार तो रावण को भी था। वो भी कहता था कि तीनों लोक पे मैं भारी पड़ सकता हूं। हाँ, सही बात है। लेकिन मंडोदरी ने क्या कहा था? मंडोदरी ने क्या कहा था? सुनिए, मंडोदरी ने कहा था कि राजा की मूर्खता का भुगतान जनता को करना पड़ेगा, प्रजा को करना पड़ेगा। ये वही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा था। अहंकार था रावण को, और अगर उस ढंग का अहंकार दिखा है तो इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया में दिखा। उस ढंग का अहंकार दिखा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 5000 सिखों की हत्या हो गई तो धरती हिल गई। वो अहंकार था, और वैसा अहंकार दिखा जब मैं अकेला सब पे भारी हूं। जब ये कहते मैं अकेला सब पे भारी हूं तो वो इंडिया से भारी नहीं है, अहंकार तो इंडिया इज इंदिरा। पर उसमें आप कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी हूं, वो मैं अकेला खड़ा हूं, मैं अकेला सब पर भारी हूं, मतलब उन्होंने बोला कि मैं अकेला बोल रहा हूं और सब लोग सामने शोर मचा रहे हैं। देखिए, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, डीएमके सब साथ मिलकर शोर मचा रहे थे। तो वो तो प्रधानमंत्री बोले थे जो आप शोर मचा रहे थे, उसमें अहंकार कैसे? ये प्रधानमंत्री जी का अहंकार है। और जो विपक्ष जो आवाज उठा रहा था वो जनता की आवाज उठा रहा था। विपक्ष अगर कहता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कुछ कहा है कि गड़बड़ी हो सकती है, पर जॉर्ज सोरोस मेरी आवाज थी। नहीं, वो जनता की नहीं, वो कह रहा मेरी आवाज थी। जॉर्ज सोरोस तो आज पैदा हुआ, जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तब जॉर्ज सोरोस नहीं था। ये तो आज का पीछे तस्वीर चल रही है, ये आज पैदा हुआ दिख रहा है आपको? ये आज पैदा हुआ आदमी दिख रहा है आपने चर्चा में आज पैदा किया। जी, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना अकेला सब पे भारी, आज नहीं है, 2002 से भारी है। जिस जमाने की ये डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, क्या क्या जमीन आसमान एक नहीं। क्या इनकी सरकार थी तब इनके सांसद लिख के अमेरिकी सेनेट को भेजते थे कि मोदी जी को वीजा मत देना, जबकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। ये उनके खिलाफ खड़े रहे। और सुनिए, ये जितने लोग इकट्ठा रहे सब टिमटिमाते हुए तारों की तरह बुझते रहे और मोदी जी किस ढंग से उभरते रहे। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा के। जी, नरेंद्र मोदी के ऊपर देखिए, मैं अहंकार है ये
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर एजेंडा भी जो है विदेश से लाना पड़े तो इनकी अपनी नीति तो खैर क्या ही होगी। और ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में 65 कंटेनर तो बाय डिफॉल्ट पीछे लेके चल रहे, तो 6,500 लोग तो पीछे थे ही। कहीं भी आपने इससे ज्यादा लोग देखे नहीं होंगे। जानते ये भी हैं, समझते ये भी हैं, लेकिन मजबूरी है सापला जी की, चाहे भाटी जी की। अब कहना तो अपनी पार्टी के बारे में ही है। इस वाक्य में मुद्दों की बातें छूट गई। 9 या 10 राज्य के जो चुनाव चल रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। और उसके लिए आपने 2024 में सुन लीजिए, 2024 के अंदर जो है साफ पिक्चर सामने आ जाएगी। जिस तरीके से चुनाव तो भी जो एक राज्य में हो चुका है, एक राज्य में हो रहा है और बाकियों में अनाउंस नहीं हुआ है। 9 राज्यों में पूरे साल में चुनाव हो रहे हैं। पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड 2000। अभी देखो चुनाव की बात करी ना, चुनाव की बात करी, आप लोगों ने सुना, चुनाव की बात करी। अब एक सवाल, चुनाव की बात करी, आप देखिए इन्होंने मुंह में हाथ डाला है। आपने बोला देखिए 9 राज्य, जो चुनाव 9 राज्यों में भी 2 राज्यों में है, बाकी 7 राज्यों में होगा। पिछले साल 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुआ। बीजेपी कितने राज्यों में जीत के आई? अगर सच बोलिएगा, बीजेपी जीत करके त्रिपुरा में करके आई, इसमें 7 राज्यों में चुनाव हुआ, कितने में जीत के आई बीजेपी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर चुनाव ही सबसे बड़ा पैमाना है, 2000 राज्यों में चुनाव हुआ, 2024 इत्मीनान से बात करते हैं ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं 7 राज्यों में चुनाव हुआ, 7 में से कितनों में बीजेपी जीती, कितने में विपक्ष जीता? जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई बहुत सी जगह पे, बहुत अच्छी बात है। 7 में से नंबर होगा ना? नहीं, सुनिए आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप बात घुमा कर रहे हैं। मैं जिस मुद्दे पे मैं सीधी बात 2024 पे टिका रहूंगा। आप बात करेंगे, मैं 2024 की बात करूंगा। 2024 के मैं आपको बताता हूं, ये जो इतना पुरानी कहावत है, वो ये जो उतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं। मैं इसको अलग तरीके से पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये जो इस जवाब से इतना कतरा रहे हैं, क्या सच है जो छुपा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, 7 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 में बीजेपी जीत के आई, इसलिए ये छुपा रहे हैं, इसलिए ये बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सच्चाई को छुपाकर, यानी भरी दोपहरी में सूर्यास्त बोलकर रात नहीं होती। चाहे एजुकेशन का बजट हो गया, चाहे स्वास्थ्य का बजट हो गया। 20 सेकंड मान्यवर, इन्होंने कहा हाल के चुनाव पे बेरोजगारी के ऊपर उस पर बात नहीं हो रही है। आप देख लीजिएगा उसके ऊपर क्यों शिक्षा का बजट काटा गया, क्यों स्वास्थ्य अभी चुनावों पे भी बेरोजगारी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए 2024 के अंदर ज्यादा तकलीफ होने वाली है। एक तारीफ आपकी करना चाहता हूं। पहले तो जनाब के लिए ताली बजाइए। इतना तेज तो मुद्दों, एक सुनिए, आप सुनिए, इतना तेज तो हुसैन बोल्ट नहीं भागता जितनी तेजी मुद्दों से भागते हैं। इतना तेज तो हुसैन बोल्ट नहीं भागता, लेकिन आपकी तारीफ है भाई। ओके, देखिए, इन्होंने कहा वर्तमान की बात की है, चुनाव की, तो त्रिपुरा में चुनाव संपन्न हो चुका है। इनसे पूछे कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है त्रिपुरा में? कम्युनिस्ट और कांग्रेस नहीं, मैं बता देना चाहता हूं, पूरी बात कर लूं सर, पूछ के बाद देखिए इन्होंने, और मतलब बताइए 60 सीटों की विधानसभा में इतने सीटों पे लड़ रहे हैं, और कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ने गठबंधन कर रखा है। यानी आज से 2018 में चुनाव था जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, जनता को विश्वास नहीं था कि भाजपा अकेले लड़ सकती है। आज कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों को विश्वास नहीं कि वो भाजपा से अकेले लड़ सकते हैं। और सुनिए, त्रिपुरा में इनकी गठबंधन है और केरल में लड़ाई है। अरे त्रिपुरा में मोहब्बत, केरल में लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। जी जवाब। गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं क्या गठबंधन? तो क्या इनका गठबंधन कहा? महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन क्या है? एकनाथ शिंदे 50 खोके सब कुछ ओके। ये इनको क्यों स्ट्रेटेजी कहलाए? किस तरह से बना? 50 खोके सब कुछ ओके। आपको भी पता है जिस तरह से कर्नाटका की सरकार वहां पर छीनी गई है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार छीनी गई है, उस तरह से ये खुलेआम उनके एमएलए ने नहीं था ना इनके साथ भाई, उनके एमएलए ने बोला ना कि 50 खोके सब कुछ ओके। कांग्रेस ने थोड़ी कहा है। मैं तो वही दर्शा रहा हूं। तो अब आप केरल में भी लेफ्ट के साथ आ सकते हैं क्या? भाई लेफ्ट के साथ में तो पहले भी कांग्रेस रही है। सुनिए, इनका अद्भुत स्ट्रेटेजिक अलायंस है। सुनिए एक मिनट, सुनिए साहब, ऐसा बेहतरीन राजनीतिक समन्वय कोई नहीं दिखा सकता। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन है और केरल में मुस्लिम लीग के साथ। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं दिखेगा। बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ, बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी के भी अलायंस होते हैं पीडीपी के साथ। लेकिन ये और सुनिए अमित जी, वो जो पुराना 50 साल पुराना गाना था, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, नकाब हटेगा तो स्ट्रेटेजिक अलायंस वाले बीबीसी भी दिखेगा, हिंडनबर्ग भी दिखेगा, जॉर्ज सोरोस भी दिखेंगे और सारे विदेशी भी दिखेंगे अलायंस में। ये राहुल जी के लिए है कि लगाकर आग शहर को, ये राहुल जी ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत।
झुकाकर सर सभी ये शाहपरस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे है शहर और बहुत। कि कांग्रेस पार्टी अपने निश्चय पर दृढ़ है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ रहे हो ओके, लेकिन बीजेपी कह रही है ये गोरों के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ये चोरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन 24 की जंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जॉर्ज सोरोस की एंट्री ने बहुत कुछ एक्सपोज करके रख दिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।